हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल अवी विजन में। आज इस वीडियो की शुरुआत हम एक नए टॉपिक के साथ करेंगे, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम अर्थात अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस को हम चर्चा करेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन के उपागम अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने के लिए कौन कौन से अप्रोचेज हैं हमारे समक्ष। इस टॉपिक के अंतर्गत जो पहला अप्रोच है वो है उदारवादी सिद्धांत। दैट मीन्स कि आदर्शवादी सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। उदारवादी सिद्धांत को आदर्शवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आइए समझते हैं कि उदारवादी सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत दैट मीन्स कि लिबरल अप्रोच, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिबरल अप्रोच क्या है। तो उदारवाद में स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। उदारवाद में स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। जब भी आप पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व प्रदान किया गया है उदारवाद में, तथा इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक सीमित तथा संवैधानिक शासन का समर्थन किया जाता है। और व्यक्ति की इस स्वतंत्रता को तभी बनाए रखा जा सकता है जब संवैधानिक शासन की स्थापना की जाए, जब वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की जाए। लोकतांत्रिक शासन में व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक से अधिक महत्व प्रदान किया जाता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रतिबंध कम से कम लगाए जाते हैं। उदारवाद बाजारवादी अर्थव्यवस्था का पक्ष लेते हैं। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग व शांतिपूर्ण संबंधों का निर्माण होना चाहिए। उदारवाद का ये मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ जब भी संबंध स्थापित करेगा तो सहयोग व शांतिपूर्ण ढंग से संबंधों की स्थापना करेगा। इन्होंने इन संबंधों की स्थापना के लिए भिन्न भिन्न साधनों का सहारा लिया। फर्स्ट है, जिन साधन का इन्होंने सहारा लिया शांति स्थापना के लिए या राज्यों के साथ जो है संबंध स्थापित करने के लिए जिन साधनों का इन्होंने सहारा लिया, उनमें पहला आता है समाजशास्त्रीय उदारवाद। दैट मीन्स जिसे ड्यूस मॉडल भी कहा जाता है। समाजशास्त्रीय उदारवाद को ड्यूस मॉडल भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि ड्यूस मॉडल अर्थात समाजशास्त्रीय उदारवाद क्या है। तो कार्ल ड्यूस, कोवेंडन, जॉन बर्टन इसके प्रमुख मान्यताकार हैं। वर्ल्ड सोसाइटी जॉन बर्टन की वह महत्वपूर्ण रचना है। आप इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए कि वर्ल्ड सोसाइटी जॉन बर्टन की महत्वपूर्ण रचना है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना और इसके लेखक का भी नाम याद रखना। ये एक इंटरनेशनल स्कॉलर हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वान हैं। तो वर्ल्ड सोसाइटी जो है जॉन बर्टन की एक महत्वपूर्ण रचना है। इन मान्यताकारों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थवादी मान्यता को अस्वीकृत किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए जो यथार्थवादी उपागम है, इसको इन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यथार्थवादी दृष्टि सीमित, आंशिक और अपूर्ण है। इनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए जो यथार्थवादी दृष्टिकोण बनाया गया है, दैट मीन्स कि रियलिस्टिक अप्रोच जो हमारे समक्ष रखा गया है, वो लिमिटेड है, वो सीमित है, आंशिक है, अपूर्ण है। दैट मीन्स कि इस अप्रोच का इस्तेमाल करके हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के पूरे प्रोसेस को नहीं समझ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन को हम लोग पूर्ण रूप से नहीं जान सकते हैं। यथार्थवादियों ने राज्य के मध्य संबंधों को केंद्रीय महत्व दिया, जबकि समाजशास्त्रीय उदारवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध मूलतः पार राष्ट्रीय संबंध होता है। ध्यान दीजिए इस पॉइंट की ओर। यथार्थवादियों इंटरनेशनल रिलेशन के रियलिस्टिक अप्रोच के अंतर्गत राज्य के मध्य संबंधों को केंद्रीय महत्व प्रदान किया गया। राज्य के मध्य संबंधों को केंद्रीय महत्व प्रदान किया गया। दैट मीन्स कि जो भी संबंध बनाए जाएंगे वो एक कंट्री के स्टेट्स के बीच संबंध बनाए जाएंगे। एक कंट्री
के स्टेट्स के बीच संबंध बनाए जाएंगे। पार राष्ट्रीय संबंध में इन लोगों ने बल नहीं दिया। इन्होंने जो है राज्य के मध्य के संबंधों को सिर्फ केंद्रीय महत्व दिया। जबकि समाजशास्त्रीय उदारवादियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध मूलतः पार राष्ट्रीय संबंध होता है। पार राष्ट्रीय संबंध का मतलब है यहाँ पर कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ शांतिपूर्वक संबंध निर्मित करता है तो उसे पार राष्ट्रीय संबंध कहा जाता है। पार राष्ट्रीय संबंध का मतलब कि एक राष्ट्र अपने सीमा से बाहर दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध निर्मित करता है, जिसमें विभिन्न देशों के लोगों, समूहों एवं संगठनों के मध्य संबंध निर्मित होता है। और पार राष्ट्रीय संबंध में न सिर्फ एक देश के साथ संबंध होता है, बल्कि उस देश के लोगों के साथ, उसके समूहों के साथ, उसके संगठनों के साथ भी संबंध स्थापित किया जाता है। यद्यपि यह उल्लेखनीय है कि ये राज्य के मध्य विद्यमान संबंधों को पूर्णतः उपेक्षित नहीं करते, लेकिन जो भी एक राष्ट्र के अंतर्गत जो राज्य है उनमें जो पहले से संबंध स्थापित है, और राज्य के बीच भी अगर एक राज्य दूसरे राज्य के मध्य संबंध स्थापित करता है तो उसकी उपेक्षा ये नहीं करते, उदारवादी उसकी उपेक्षा नहीं करते, बल्कि राज्य के अतिरिक्त अन्य कुछ के संबंध में भी अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। दैट मीन्स कि राज्य के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों के साथ भी संबंध स्थापित करने में ये मदद करता है। इसलिए इस उपागम को बहुलवाद भी कहा जाता है। दैट मीन्स कि इस उपागम को प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। एक राष्ट्र के अंतर्गत एक राज्य जो है वो दूसरे राज्य के साथ सिर्फ संबंध स्थापित कर सकता है, ये नहीं कहता है, बल्कि इनके अंतर्गत ये कहा जाता है कि एक राष्ट्र अपने सीमा से बाहर दूसरे राष्ट्रों के साथ और उस राष्ट्र में रह रहे समूहों के साथ, संगठनों के साथ, तथा उस राष्ट्र में जो भी संगठन मौजूद है, औपचारिक अनौपचारिक, सभी के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। इसलिए इस उपागम को बहुलवाद भी कहा जाता है, जिसका आशय है कि राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों का भी अत्यधिक महत्व है। सिर्फ एक राज्य अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करेगा तो अन्य लोगों का महत्व वहाँ समाप्त हो जाएगा। लेकिन आदर्शवादी अप्रोच के अंतर्गत यह कहा जाता है कि आदर्शवादी उपागम को बहुलवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि राज्य के अतिरिक्त अन्य समुदायों का भी अत्यधिक महत्व है। इनके अनुसार सरकारों के मध्य संबंधों की तुलना में लोगों के मध्य विद्यमान संबंध सहयोग एवं शांति स्थापित करने में ज़्यादा सहयोग है, यह ज़्यादा सहायक है। आदर्शवादी सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है कि एक सरकार और दूसरे सरकार के संबंधों की तुलना में यदि एक राष्ट्र के लोग और दूसरे राष्ट्र के लोग, जिस राष्ट्र से संबंध स्थापित किया जा रहा है, उन लोगों के बीच में अगर संबंध स्थापित किया जाए तो सहयोग एवं शांति स्थापना करने में ये ज़्यादा सहायक है। कार्ल ड्यूस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कॉलर हैं। तो कार्ल ड्यूस ने विभिन्न समुदायों को मध्य संचार के अध्ययन पर बल दिया, और कार्ल ड्यूस जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कम्युनिकेशन थ्योरी के लिए जाना जाता है। दैट मीन्स कि संचार सिद्धांत के प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण में आधुनिक सूचना तकनीकी का प्रयोग किया, और इन्होंने क्या किया कि जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है उसको एनालाइज करने के लिए मॉडर्न इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, आधुनिक सूचना तकनीकी का प्रयोग किया। इन्होंने एक पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज करने के लिए मॉडर्न इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। इनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में संरचनाओं के बजाय संरचनाओं के संचार एवं उनके निर्माण के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। उनका कहना है कि आप जो एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत जो सिर्फ स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, उस स्ट्रक्चर का अध्ययन करने के बजाय संरचनाओं के संचार, मतलब उस स्ट्रक्चर में एक कम्युनिकेशन का क्या साधन है, कम्युनिकेट कैसे होता है, संचार
संरचनाओं के संचार एवं उनके निर्माण के अध्ययन को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। अर्थात उस स्ट्रक्चर में संचार किस तरह से किया जाता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ, एक समूह दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध कैसे स्थापित करते हैं एवं उस स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे हुआ, इस पर अध्ययन किया जाना चाहिए। कार्ल ड्यूस ने ऐसा कहा। इन्होंने शक्ति के विश्लेषण के बजाय संचार के विश्लेषण पर बल दिया और कहा, कार्ल ड्यूस ने कहा कि शक्ति का विश्लेषण जो किया जाता है, पावर पॉलिटिक्स का जो एनालाइज किया जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंतर्गत, उसका एनालाइज करने पर बल मत दीजिए, कम्युनिकेशन के एनालाइज करने पर बल दीजिए, संचार के विश्लेषण पर बल दिया जाना चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका है कि कार्ल ड्यूस जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत संचार सिद्धांत के प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो या दो से अधिक राजनीतिक व्यवस्था के मध्य संचार के अध्ययन पर बल दिया जाता है। दो या दो से अधिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, दो या दो से अधिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संचार के अध्ययन पर बल दिया जाता है, कार्ल ड्यूस का ये कहना है। अगला पॉइंट है हमारा कि कार्ल ड्यूस ने इसी संचार सिद्धांत का उपयोग करते हुए कहा कि विभिन्न समाजों के मध्य जो पार राष्ट्रीय संबंध, दैट मीन्स कि ट्रांसनेशनल रिलेशंस से शांतिपूर्ण संबंधों का विकास होगा। अगर एक राष्ट्र अपने सीमा से बाहर दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करता है तो उससे शांतिपूर्ण संबंधों का विकास होगा। शांति का आशय युद्ध के अभाव से ज़्यादा व्यापक है। यहाँ पर शांति का आशय युद्ध का अभाव ही नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा ही कुछ, इसका मीनिंग कुछ ज़्यादा ही है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, जिसे उन्होंने सुरक्षा समुदाय के रूप में माना और इसे इन्होंने सुरक्षा समुदाय के रूप में माना, जिसमें लोगों के मध्य समुदाय की भावना का विकास होता है और वे इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि संघर्षों का समाधान बिना बल प्रयोग के संभव है। और इसमें जो है इसके माध्यम से कार्ल ड्यूस का कहना है कि सुरक्षा समुदाय के रूप में जो है इन्होंने माना। सुरक्षा समुदाय, शांति का आशय जो है, इसमें कहा गया कि शांति का आशय युद्ध के अभाव से ज़्यादा व्यापक है, जिसे उन्होंने सुरक्षा समुदाय के रूप में माना। दैट मीन्स कि शांति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसमें युद्ध का अभाव है तो उसको हम शांति बोल दिए। युद्ध के अभाव से ज़्यादा व्यापक है, जिसमें एक राष्ट्र तथा दूसरे राष्ट्र के जो लोग हैं वो उनके संबंध में लोग एक समुदाय की भावना का विकास होता है। दोनों राष्ट्रों के बीच, दोनों राष्ट्रों के लोगों के बीच एक कम्युनिटी का जो स्पिरिट है वो उसके अंदर आता है। हम वे इस बात के लिए सहमत हो जाते हैं कि संघर्षों का समाधान बिना बल प्रयोग के भी संभव है। दैट मीन्स कि आप शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं तो शक्ति का प्रयोग किए बिना भी शांतिपूर्वक आप संघर्षों का समाधान कर सकते हैं। पश्चिमी देशों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इन देशों में सुरक्षा समुदाय का निर्माण हो चुका है। कार्ल ड्यूस कहते हैं कि पश्चिमी देशों में सुरक्षा समुदाय का निर्माण हो चुका है। सामाजिक संचार, आवाजाही, बेहतर आर्थिक संबंध एवं पारस्परिक मानवीय अंतःक्रियाओं के द्वारा ही सुरक्षा समुदाय की उत्पत्ति होती है। लोगों के सहयोग के द्वारा एक नए मानवीय समाज की स्थापना होगी जो राष्ट्र राज्य से भी प्रतिस्पर्धा करेगा। इनका कहना है कि पश्चिमी राष्ट्र में सुरक्षा समुदाय का निर्माण हो चुका है और सामाजिक संचार, आवाजाही, बेहतर आर्थिक संबंध और पारस्परिक मानवीय अंतर्क्रियाओं के द्वारा, अगर हम बेहतर आर्थिक संबंध का निर्माण करते हैं, एक राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्र के साथ कम्युनिकेट करता है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मतलब आवाजाही में कुछ छूट देता है और एक बेहतर इकोनॉमिक रिलेशंस स्थापित करता है, इस्टेब्लिश करता है, तथा उनके बीच जो उस कंट्री के बीच जो रहने वाले लोग हैं, एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री के लोग के साथ इंटरेक्ट होते हैं, तो उससे ही जो है सुरक्षा समुदाय की उत्पत्ति होती है। लोगों के सहयोग द्वारा एक नए मानवीय समाज की स्थापना होगी जो राष्ट्र राज्य से भी प्रतिस्पर्धा करेगा। कार्ल ड्यूस के अनुसार
पार राष्ट्रीय संबंधों के द्वारा क्षेत्रीय एकीकरण का निर्माण भी संभव है। कार्ल ड्यूस यहाँ पे कहते हैं कि यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध स्थापित करता है, अर्थात पार राष्ट्रीय संबंध स्थापित होता है, तो इससे आपको रीजनल यूनिफिकेशन का निर्माण भी संभव है। दैट मीन्स कि क्षेत्रीय एकीकरण का निर्माण भी संभव है, जैसे व्यापार, पर्यटन एवं अप्रवासियों के आने जाने से एकीकरण में वृद्धि होती है और सुरक्षा समुदाय का निर्माण होता है। दैट मीन्स कि इन्होंने सुरक्षा समुदाय की बात की, सुरक्षा समुदाय के निर्माण पर फोकस किया। अगला पॉइंट है, कार्ल ड्यूस के अनुसार सुरक्षा समुदाय के प्रकार हो सकते हैं। सुरक्षा समुदाय के प्रकार हो सकते हैं। पहला, समूचे सुरक्षा समुदाय, जो अभी जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए। और सेकेंड है हमारा बहुलवादी सुरक्षा समुदाय यूरोपीय यूनियन। बहुलवादी सुरक्षा समुदाय यूरोपीय यूनियन। कार्ल ड्यूस के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका समूचा सुरक्षा समुदाय का उदाहरण है, जिसके द्वारा एक उपमहाद्वीप आकार के क्षेत्र में संघीय सरकार का निर्माण किया गया है। देखिए, कार्ल ड्यूस कहते हैं कि समूचा सुरक्षा समुदाय का बेस्ट एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, क्योंकि यहाँ एक उपमहाद्वीपीय आकार के क्षेत्र में एक फेडरल गवर्नमेंट का निर्माण किया गया। दैट मीन्स संघीय सरकार का निर्माण किया गया है। इसलिए इस मान्यता का प्रयोग करते हुए विश्व में भी सुरक्षा समुदाय का निर्माण संभव किया जा सकता है। अमेरिका का एग्जाम्पल देते हुए कार्ल ड्यूस का कहना है कि जब ये अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट को लागू किया जा सकता है, इस थ्योरी को लागू किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, तो इस थ्योरी को, इस अप्रोच को हम अन्य कंट्री में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन बहुलवादी सुरक्षा समुदाय का उदाहरण है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में अमेरिका की भांति एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता का अभाव है और समुदायों के मध्य सीमा पर आवागमन को बढ़ावा दिया जाता है। और यूरोपियन यूनियन के जो भी कंट्री हैं, यूरोपियन यूनियन को बहुलवादी सुरक्षा समुदाय का बेस्ट एग्जाम्पल माना गया है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में अमेरिका की भांति एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता का अभाव है और समुदायों के एक सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी का वहाँ अब्सेंस है। दैट मीन्स कि केंद्रीय राजनीतिक सत्ता का अभाव है और समुदायों के मध्य सीमा पर आवागमन को बढ़ाया जाता है। इसलिए बहुलवादी सुरक्षा समुदाय का बेस्ट एग्जाम्पल हमारा यूरोपियन यूनियन है। नेक्स्ट है हमारा, जॉन बर्टन ने भी समाजशास्त्रीय उदारवाद का समर्थन करते हुए पार राष्ट्रीय संबंधों पर बल दिया। ये राइटर का, ये स्कॉलर जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के या इंटरनेशनल रिलेशंस के, इन स्कॉलर का नाम आपको याद रखना है कि जॉन बर्टन ने भी समाजशास्त्रीय उदारवाद का समर्थन किया और उन्होंने पार राष्ट्रीय संबंधों पर बल दिया और इन्होंने भी जो है ट्रांसनेशनल रिलेशंस पर बल दिया। और उन्होंने कहा कि एक राज्य में अनेक प्रकार के समुदाय होते हैं। एक राज्य के अंतर्गत, एक स्टेट के अंतर्गत अनेक प्रकार के समुदाय हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक समूह, इकोनॉमिक ग्रुप, धार्मिक समूह, रिलीजियस ग्रुप, श्रमिक समुदाय के मध्य, दैट मीन्स कि लेबर ग्रुप के संबंधों का विशेष महत्व होता है। इनके मध्य स्थापित संबंध राष्ट्र राज्यों की सीमाओं से परे होते हैं। राज्यों की सीमाएं कृत्रिम प्रतीत होने लगती है। ये संबंध पारस्परिक रूप में लाभदायक होते हैं, जिनमें विरोधी संघर्षों का अभाव होता है। ये जो संबंध है, कहते हैं कि इनके मध्य जो है, इनके मध्य स्थापित संबंध, जॉन बर्टन यह कहते हैं कि इनके मध्य जो संबंध स्थापित संबंध है वो राष्ट्र राज्यों की सीमाओं से परे होते हैं। पार राष्ट्रीय संबंध में जो राष्ट्र राज्य हैं वो दूसरे अपने सीमा से बाहर जो है संबंधों का निर्माण करता है, इसलिए ये सीमाओं से परे होते हैं, मतलब सीमाओं के बाहर होता है। राज्यों की सीमाएं कृत्रिम प्रतीत होने लगती हैं और राज्यों की सीमा का कोई महत्व वहाँ पे नहीं रहता है। ऐसा लगता है कि वो कुछ टाइम के लिए है, वो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, वो मैन मेड है। उनका ये संबंध पारस्परिक रूप में लाभदायक होते हैं, जिनमें विरोधी संघर्षों का अभाव होता है, जिनमें विरोधी संघर्षों का अभाव होता है। दैट मीन्स कि अगर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध स्थापित करता है तो लोगों के बीच, उन दोनों राष्ट्रों के लोगों के बीच, संगठनों के बीच, समुदायों के बीच, विभिन्न लोगों के समूहों के बीच विरोधी संघर्ष का अभाव होता है। दैट मीन्स कि लोग जो है संघर्ष करने की जो प्रवृत्ति है उसको लोग भूलने लगते हैं।
आलोचकों के अनुसार विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्षों की पूर्णतया लेकिन इसका आलोचना भी की जाती है। ये जो बात की गई है जॉन बर्टन के द्वारा, इसकी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि ये इसका क्रिटिसिज्म ये है, आलोचक कहते हैं कि विभिन्न समुदायों के मध्य संघर्षों की पूर्णतया समाप्ति संभव नहीं है, लेकिन इनको शांत करना संभव है। पूर्ण रूप से आप स्ट्रगल की समाप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर। जैसा कि कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है शक्ति के लिए संघर्ष है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर, शक्ति के लिए संघर्ष है। तो शक्ति के लिए संघर्ष है, तो पूर्ण रूप से आप शक्ति को खत्म नहीं कर सकते हैं। शक्ति संघर्ष की ये जो प्रथा है इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको आप कुछ देर के लिए शांत कर सकता है। जेम्स रोजनाव, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक अन्य स्कॉलर हैं, ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के एक नवीन केंद्र विश्व के रूप में चित्रित किया, परंतु यह माना कि विश्व में अराजकता पूर्णतः विलुप्त नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को एक नवीन केंद्र विश्व के रूप में इन्होंने चित्रित किया और यह माना कि विश्व में अराजकता पूर्णतः विलुप्त नहीं हुई है। इनका कहना है कि अभी भी एक केंद्रीय सत्ता का अभाव है। अराजकता का मतलब होता है कि जहाँ पर एक केंद्रीय सत्ता का अभाव है, नो गवर्निंग बॉडी, एक स्पेसिफिक ग्रुप के द्वारा वहाँ जो है शासन चलाया जाता है। जेम्स रोजनाव के अनुसार परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बिलियर्ड बॉल मॉडल पर आधारित था। जेम्स रोजनाव कहते हैं कि जो परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति था, ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशन था, वो बिलियर्ड बॉल मॉडल पर आधारित था। बिलियर्ड बॉल मॉडल क्या है ये हम आगे की वीडियो में समझाएंगे, जबकि वर्तमान राजनीति कॉबवेब मॉडल पर आधारित है। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें उन विद्यार्थियों के बीच जो शायद बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाकर नहीं पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में को समझने में, इस कॉन्सेप्ट को समझने में किसी भी तरह की परेशानी हुई हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा जो मोबाइल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। और यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, मैं आप लोगों को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हर एक टॉपिक को कवर करवाऊंगा जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तथा जो अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यूजफुल होंगे। और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।